क्लास 9th का चैप्टर 3 फिजिक्स का ग्रेविटेशन। और इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि सोलर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि ग्रेविटेशन चैप्टर है। अब ग्रेविटी मेनली हमने देख लिया किन ऑब्जेक्ट्स पे काम करती है, जिनके पास मास ज्यादा होता है, जिनका मास ज्यादा होता है। तो मास किनका ज्यादा है? प्लैनेट्स, मून, सन, गैलेक्सीज, इनका मास ज्यादा होता है। तो इन पे ग्रेविटी हमें सिग्निफिकेंटली दिखती है कि यहाँ पे ग्रेविटी काम कर रही है। तो आज हम सोलर सिस्टम को ही स्टडी करेंगे, किस तरीके सोलर सिस्टम में ग्रेविटी काम कर रही होती है हमारे में। शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। तो सोलर सिस्टम तो पता ही होगा क्या है सोलर सिस्टम। सेंटर में हमारा सन है, जो कि क्या है? एक स्टार है। सन क्या है? हमारा एक स्टार है। अच्छा, सन है। और प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं? जो भी हमारे प्लैनेट हैं, प्लैनेट क्या होते हैं? जो एक स्टार के चारों तरफ जो रिवॉल्व करने वाले हेवनली बॉडीज हैं। एक स्टार, कोई सा भी स्टार हो सकता है, जरूरी नहीं है हमारा सन हो। ये तो हमारा सन है, और भी स्टार्स हैं कई सारे। तो एक स्टार को ऑर्बिट करने वाले ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं प्लैनेट, जो कि रॉकी ऑब्जेक्ट होना चाहिए। बाकी स्टार को ऑर्बिट करने वाली और भी चीजें होती हैं, जैसे कि कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स। प्लैनेट्स क्या करते हैं? इसको रिवॉल्व करते हैं। यहां पे एक प्लैनेट बना लेते हैं, छोटा सा प्लैनेट। प्लैनेट का साइज जो होता है वो सन के कंपैरिजन में, जिस स्टार को वो ऑर्बिट कर रहा होता है उस स्टार के कंपैरिजन में कम होता है प्लैनेट का जो साइज होता है। अच्छा, अगर इनके मैं मास की बात करूं तो सन का मास अप्रोक्सीमेटली जो है 10⁻30 kg। सन का हमारा जो मास है वो है हमारा 10⁻30 kg। वहीं अगर मैं बात करूं प्लैनेट, हम ले लेते हैं अर्थ। हमारा अर्थ हम प्लैनेट ले लेते हैं। तो अर्थ का जो मास है वो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कितना होता है, 10⁻24 kg। ये होता है हमारा अर्थ का मास। तो इनके मास अब दिख रहा है 10⁻30, मतलब 1 लिख के मैंने उसके बाद 30 जीरो लगा दिया अगर, और इतना केजी, ये होगा हमारा सन का मास। तो मास दिख रहा है, सन का मास बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे ग्रेविटी का असर होगा। अब ग्रेविटी का असर क्या है? ये जो अर्थ इस तरीके से रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, रिवॉल्व जो अर्थ कर रही है, ये रिवॉल्व कर ही ग्रेविटी की वजह से रही है। अगर ग्रेविटी ना होती तो अर्थ रिवॉल्व ही नहीं कर रही होती सन के चारों तरफ। समझते हैं कैसे? अच्छा, मोशन चैप्टर में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उस टॉपिक को थोड़ा सा समझो, रिवाइज करो उसको थोड़ा टॉपिक को। अब देखते हैं क्या ये अर्थ का जो मोशन है इसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मान सकते हैं। तो हाँ, इसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मान सकते हैं। अब मैं कह सकता हूं मान क्यों सकते हैं? क्योंकि ये जो रास्ता होता है ना अर्थ का, ये जो पाथ है, ये परफेक्टली सर्कुलर नहीं होता, ये सर्कुलर नहीं होता परफेक्टली। हम ऐसा नहीं कह सकते कि सर्कल में रोटेट करती है। एक अलग शेप होती है, इलिप्टिकल शेप होती है, उसको भी पढ़ेंगे। केपलर्स लॉ भी आज ही के वीडियो में खत्म करेंगे, तो उसमें हम पढ़ेंगे इलिप्टिकल असली शेप क्या होती है ऑर्बिट की। अभी इसको मान लेते हैं, अगर ये ऑर्बिट सर्कुलर है तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अर्थ की जो स्पीड है, वेलोसिटी की बात मैं नहीं कर रहा, वेलोसिटी वेक्टर है, वो हर पॉइंट पे चेंज हो रही होगी, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। वो वाला वीडियो अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लेना, नहीं तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझ में नहीं आएगा अर्थ का। ठीक है, अर्थ की स्पीड जो है वो स्पीड कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या था उस वीडियो में, आर क्या है? अर्थ का जो सन से डिस्टेंस है वो है हमारा आर। टी क्या है? वो टाइम है जो इसको सन का एक चक्कर लगाने में लगता है। एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है इसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। कोई भी पीरियोडिक मोशन होगा, पीरियोडिक मोशन क्या होता है? जो अपने आप को रिपीट करता है, एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करता है, उसको हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन का एक टाइम पीरियड होता है। कोई सा भी पीरियोडिक मोशन हो, एक पेंडुलम है, वो भी पीरियोडिक मोशन कर रहा है, इधर जाता है फिर अपनी तरफ वापस आता है अपनी जगह पे, फिर अपोजिट साइड जाता है, तो वो भी क्या कर रहा है? एक पीरियोडिक मोशन कर रहा है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट पीरियोडिक मोशन करते हैं उनका एक टाइम पीरियड होता है, जब वो क्या करते हैं? एक मोशन करके अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो अर्थ का टाइम पीरियड है टी, जो कि हमें पता है कि कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 365 डेज। ये सिंबल होता है अप्रोक्सीमेटली का, जैसे इक्वल टू का हम ये सिंबल लगाते हैं ना, वैसे अगर कहीं पे ये सिंबल है तो इसका मतलब वहां पे आंसर अप्रोक्स है, थोड़ा बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है।
अप्रोक्सीमेटली 365 डेज होता है अर्थ का जो टाइम पीरियड है सन का चक्कर लगाने का, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड, अच्छा ये रेडियस जो है अर्थ की सन से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस भी सेम रहेगी। ऐसा तो नहीं है कि अर्थ पहले यहां चक्कर लगा रही फिर दूर से जाके चक्कर लगा के आई, ऐसा तो नहीं है। ये भी डिस्टेंस भी सेम है, तो यानी अगर ये भी सेम है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, ये पूरा टर्म अगर कांस्टेंट है तो यानी इस अर्थ की स्पीड भी कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट है यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म यानी स्पीड कांस्टेंट, और सर्कुलर वो इसका रास्ता है जिसको हम सर्कुलर मान सकते हैं, एग्जैक्टली सर्कुलर भी नहीं होता, ठीक है। तो यानी ये क्या कर रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है अर्थ यहाँ पे सन के चारों तरफ। अब ये क्यों कर रही है, अच्छा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या था, मैंने बताया था कि वेलोसिटी जो भी होगी, मान लो यहाँ पे अर्थ यहाँ पे है, इस पॉइंट पे हमारी अर्थ है, तो अर्थ की जो वेलोसिटी होगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, वैसे तो हर पॉइंट पे चेंज हो रही होगी, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी हमारी इस डायरेक्शन में। इसको हम क्या बोलते थे, टेंजेंट बोलते थे, टेंजेंट। यहाँ पे होगी अर्थ, जब यहाँ पे होगी तो इसकी वेलोसिटी इस तरीके से जा रही होगी, मतलब उस सर्कल से बाहर की तरफ, उस सर्कल से, जैसे कि अगर यहाँ पे एक रस्सी बंधी हुई है और एक स्टोन है, एक रस्सी से एक स्टोन को बांध रहे हैं और उसको हम घुमा रहे हैं, तो अगर उस स्टोन को यहाँ पे आती है हम छोड़ दें अपने हाथ से, तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में मूव करता हुआ चला जाएगा सामने की तरफ, ना कि गोल घूमेगा। इसको गोल घुमाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक फोर्स चाहिए जो कि क्या करे, ऐसा एक्सेलरेशन करे जिससे कि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो। वर्ड्स थोड़े मुझे पता है समझ में नहीं आ रहे होंगे। इसके लिए वेलोसिटी को हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। मैंने जैसे कि अगर हम हाथ से उसी एग्जांपल को समझो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाले वीडियो में मैंने सब बताया था, ये एक रस्सी ली, एक रोप ली छोटी सी, उसमें क्या किया, एक एंड पे उसके पे एक स्टोन को बांध दिया हमने, और उसको क्या कर रहे हैं, स्टोन को हम अपने हाथ से घुमा रहे हैं। तो हम हमारे हाथ से क्या कर रहे हैं, वो स्टोन दूर जाना चाहता है, तुम्हें जब ऐसे घुमाओगे तब पता चलेगा कि वो स्टोन दूर भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हाथ से हमने उस पर एक फोर्स लगा रखी है जिससे कि क्या हो रहा है, वो कहीं दूर जा नहीं पा रहा। तो यानी जैसे जितने भी सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब एक्सेलरेशन कब होता है, एक्सेलरेशन तो है यहाँ पे क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। एक्सेलरेशन कब होता है, जब फोर्स होता है, कोई फोर्स लगे। तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन में जो फोर्स लगती है वो क्या होता है, अब ये वेलोसिटी यहाँ जाना चाह रही थी लेकिन एक फोर्स लगी जो कि कहां लगी, जिसने इसको वेलोसिटी को यहाँ पे पुश किया, वेलोसिटी को नीचे की तरफ धकेला, तो ये वेलोसिटी कुछ इस तरीके से हो गई, थोड़ा सा नीचे आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे और फोर्स लग रही है, यहाँ पे भी फोर्स लग रही है, ये और नीचे इसको पुश करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, धीमे धीमे वेलोसिटी को घुमाती जाएगी, ये जो फोर्स लग रही है ये क्या करेगी, वेलोसिटी को घुमाती जाएगी। यहाँ पे भी ये फोर्स लग रही है तो ये वेलोसिटी को इस तरीके से कर देगी, ठीक है। हर पॉइंट पे फोर्स लग रही है, और ये फोर्स कहां लग रही है, इस फोर्स का डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। वो जो सर्कल है, जिस सर्कल में वो ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, उस सर्कल के सेंटर की तरफ ये फोर्स लगती है हमेशा। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, अभी ये सन और अर्थ का एग्जांपल भूल जाओ, यहाँ पे मैं कोई भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूं, कोई भी सर्कुलर मोशन, ठीक है। उसमें क्या होता है, एक फोर्स होती है जो कि क्या होती है, हमेशा सेंटर की तरफ लग रही होती है। इस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं इस सेंटर को, सेंट्रीपिटल, सेंटर इसमें भी आ रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं वो फोर्स जो एक सर्कुलर मोशन में लगती है और क्या करती है, ऑब्जेक्ट को सर्कल की तरफ क्या कह सकते हैं, पुल कर रही होती है, सर्कल की तरफ। सर्कल का जो सेंटर है उसके डायरेक्शन में होती है, सेंटर की तरफ होती है उसकी डायरेक्शन फोर्स की। यहाँ पे मैं बात करूं, यहाँ पे उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो यहाँ पे भी सेंटर की तरफ होगी, हमेशा सेंटर की तरफ लग रही होगी वो फोर्स, कहीं से भी हम देख लें वो हमेशा सेंटर की तरफ लग रही होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। वापस आते हैं अपने एग्जांपल पे जो कि था हमारा सन और अर्थ का, सन और अर्थ का एग्जांपल था। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम क्या करेगा, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमारा वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा यहाँ पे। क्यों, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता था, नेचर क्या होता था उसका, अट्रैक्ट करना अपनी तरफ, अट्रैक्ट करती हैं चीजें जिनका मास होता है। सन का मास है तो सन क्या करेगा, अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसी तरीके से अर्थ क्या करेगी, अर्थ भी सन को अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ। लेकिन
भाई ऐसा तो नहीं है ना कि सन अपनी जगह से चला जाए, ऐसा नहीं होता, बल्कि अर्थ अपनी जगह पे फिक्स नहीं रहती, ठीक है, अर्थ घूमती है। क्यों? क्योंकि सन का इनर्शिया ज्यादा है, सन का इनर्शिया ज्यादा है। तो इनर्शिया ज्यादा होने का मतलब क्या? इसको डिस्प्लेस करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, अर्थ को डिस्प्लेस करने के लिए हमें कम फोर्स लगानी पड़ेगी। इसको अगर हमें हिलाना है तो ज्यादा फोर्स लगेगी, इसको हिलाने में कम फोर्स लगेगी अर्थ को मूव कराने में, ठीक है। तो इसीलिए ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है अर्थ और सन के बीच का, ये अर्थ, इसकी वजह से अर्थ तो अपनी जगह पे, अर्थ अपनी जगह पे नहीं, अर्थ तो रोटेट करती है, अर्थ तो रिवॉल्व करती है, लेकिन सन कहीं पे नहीं जाता, सन कहीं नहीं जाता, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है? सन ने इस अर्थ को अपनी तरफ खींच रखा है, पुल कर रखा है, अपनी तरफ पुल कर रहा है इस अर्थ को। ये अर्थ किसी भी जगह पे, उस पूरे पाथ पे, ये इसका पाथ है, इस पाथ पे अर्थ कहीं पे भी हो, मान लो यहां पे अर्थ, तब भी क्या करेगा सन? तब भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसका नेचर कैसा होता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, पुल करने का नेचर होता है। तो इस वजह से क्या होता है, अर्थ जाना तो चाह रही है यहां पे, लेकिन सन का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है? उसको इधर की तरफ पुल कर रहा है। तो ये अर्थ यहां से जाएगी इस तरीके से, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा इसको डाइवर्ट हो गई, इसकी वेलोसिटी डाइवर्ट हो गई थोड़ी सी। इसी तरीके से अब ये फोर्स ऐसा तो नहीं है यहां पे खत्म हो गई, ये फोर्स तब अभी भी लग रही है, तो ये और ज्यादा डाइवर्ट होगी। इस तरीके से हर पॉइंट पे डाइवर्ट होते होते, हर पॉइंट पे डाइवर्ट होते होते क्या हो गया? एक सर्कुलर मोशन बन जाएगा, पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा हर पॉइंट पे इसी तरीके से डाइवर्ट होते हुए। तो इस तरीके से अर्थ क्या करती है? सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, समराइज करते हैं इसको, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। अर्थ और सन वाले एग्जांपल में सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से क्या होता है? सन हमारी अर्थ को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, और सन कहीं पे मूव नहीं करता, क्योंकि उसका इनर्शिया ज्यादा है। इनर्शिया क्या ज्यादा होने का मतलब क्या है? उसका मास ज्यादा है, अर्थ के कंपैरिजन में तो ज्यादा है ना। अर्थ का तो माना इन दोनों का ही मास बहुत ज्यादा है, हमारे कंपैरिजन में इन दोनों का ही ज्यादा है। लेकिन अगर हम अर्थ और सन को कंपेयर करें तो उनके कंपैरिजन में बहुत बड़ा अंतर है। अर्थ का 10⁻²4, सन का 10⁻30, 10⁻6 का फर्क है। 10⁻6 मतलब इतना अंतर है, इनके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है, इनके मासेस के बीच में भी, ठीक है। तो इस तरीके से सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा होता है, ठीक है। अब देखते हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था केपलर। उन्होंने ग्रेविटी की, जब न्यूटन ने जब ग्रेविटी की डिस्कवरी की थी, ग्रेविटी की जब डिस्कवरी की थी, उससे पहले ही उन्होंने प्लैनेटरी मोशन के कुछ लॉज दिए थे। मतलब जब न्यूटन के सिर पे एप्पल गिरा था, एप्पल वाला किस्सा हुआ था, उससे पहले ही उन्होंने क्या कर रखे थे? अपने प्लैनेटरी लॉज दे रखे थे उन्होंने, तब से ही, उस और भी पहले से, ठीक है। देखते हैं क्या था उनका कहना। केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, प्लैनेट्स का जो मोशन होता है सन के चारों तरफ, उसके बारे में उन्होंने बताया था। तो पहले मैं यहाँ पे एक बताता हूँ शेप, एक शेप के बारे में बताता हूँ। शेप जैसे पढ़ी है ना, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ओवल, इसी तरीके की मैं एक शेप के बारे में बताता हूँ। किस तरीके से बनाओगे? एक काम करो, अपने सामने बनाओ उसको। किस तरीके से? एक धागा लेना है, एक धागा लेना, और उस धागे में क्या करना? दो तरफ एक पेन को, दो साइड पे दो पेन को बांधना है। ये हमने लिया एक धागा, यहां पे भी एक पेन बांध दिया हमने, ठीक है, और एक पेन को हमने यहां पे बांध दिया, ठीक है। अच्छा, नहीं, पेन नहीं, यहां पे कोई निडल टाइप की बांधना, कोई निडल लेना। पेन से तो फिर पेज पे क्या होगा? मार्क बन जाएंगे। वैसे तो हमें मार्क चाहिए, इसलिए मैंने कहा था पेन बांधना। इसमें क्या करना? इस रोप को थोड़ा लूज छोड़ना, ऐसे नहीं कि बिल्कुल टाइट कर दिया। इस रोप को पेज के ऊपर, ये हमारा मान लेते हैं पेज है, तो इस पेज के ऊपर क्या करना है? इस रोप को थोड़ा लूज छोड़ना है, और यहां पे क्या करना है? ये डिस्टेंस बराबर नहीं है, एक एंड पे,
एक पेंसिल बांधना, छोटी सी पेंसिल, ठीक है, छोटी सी पेंसिल, और इन दोनों निडल्स को, निडल ले लेना या पेन ले लेना, इन दोनों निडल्स को इस पे कहीं पे भी लगा देना। मान लो मैंने यहाँ पे लगा दिए 2 पॉइंट निडल के, ये दोनों मैंने यहाँ पे लगा दिए। अब क्या करना है, इस पेंसिल से एक पूरा एक सर्कल टाइप का हमें बनाने की कोशिश करनी है। सर्कल बनेगा नहीं, लेकिन सर्कल बनाने की कोशिश करनी है। तो एक शेप बनेगी कुछ इस टाइप की, कुछ ओवल जैसी एक शेप बन के आएगी, कुछ एक ओवल जैसी शेप बन के आएगी। इस शेप को हम कहते हैं इलिप्स। इस शेप को हम क्या कहते हैं, इलिप्स कहते हैं। इस शेप को हम करके देखना, बनाने का ट्राई करना, और YouTube पे और अच्छी वीडियोस मिल जाएंगी इसको बनाने के तरीके की। इलिप्स, अच्छा, तो इलिप्स जो शेप होती है वो कुछ इस टाइप की होती है, ओवल जैसी शेप होती है इलिप्स। इसमें क्या होता है, 2 पॉइंट्स होते हैं हमारे, जो मैंने बताया ना अभी 2 पेन रखे थे हमने, तो ये 2 पॉइंट होते हैं, इनको बोलते हैं फोकाई, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को। अब केपलर का जो फर्स्ट लॉ था, फर्स्ट लॉ, इन्होंने 3 लॉ दिए थे, तो फर्स्ट लॉ केपलर का ये था कि प्लैनेट्स का जो ऑर्बिट होता है, प्लैनेट्स का जो ऑर्बिट होता है वो इलिप्टिकल शेप का होता है, सर्कुलर शेप का नहीं होता, इलिप्टिकल शेप का होता है। ये वाली शेप होती है उसकी, इलिप्स, इलिप्टिकल शेप होती है प्लैनेट्स के ऑर्बिट की। और जो सन की पोजीशन है उनके ऑर्बिट में, वो इनमें से किसी एक पॉइंट पे होती है। यहां पे मान लेते हैं ये हमारा सन था, ठीक है, ये हमारा सन है, यहाँ पे एक पॉइंट पे सन होगा और इस पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और प्लेनेट का जो मोशन होगा वो इस पाथ पे होगा, ये वाला पाथ होगा, मतलब पाथ की जो शेप है वो ये शेप होगी, ठीक है, इलिप्टिकल शेप बोलते हैं इसको, इलिप्टिकल शेप। अब ध्यान से देखो, अगर अर्थ एक टाइम पे यहां पे आएगी, रोटेट तो कर रही है 365 डेज में, अर्थ कभी यहां पे है तो कभी यहां पे है, ठीक है, यहां पे और यहां पे है। यहां पे भी, यहां पे भी। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि अर्थ का सन से डिस्टेंस क्या है, अर्थ का सन से डिस्टेंस क्या है, अब हमें ये बात पता है कि अर्थ का ऑर्बिट इस तरीके की शेप में होता है, ठीक है, लेकिन अब अगर मैं पूछूं कि अर्थ का सन से डिस्टेंस क्या है, तो कौन सी डिस्टेंस बतानी है हमको, ये वाली डिस्टेंस या ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस या ये वाली डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस बताएंगे हम। अगर हमसे कोई पूछ ले कि अर्थ का सन से डिस्टेंस क्या है, तो वो जो डिस्टेंस बताई जाती है असलियत में वो क्या होता है, अर्थ के डिस्टेंस का एवरेज होता है, एक एवरेज। एक ये डिस्टेंस है कुछ, मान लेते हैं ये भी कुछ डिस्टेंस है, इनका एवरेज, मीन इसको कहते हैं मीन। अभी स्टैटिस्टिक पढ़ी नहीं होगी मैथ्स में, तो उसमें आएगा मीन मीडियन मोड, तो इसको कहते हैं मीन, या फिर शायद पढ़ भी लिया होगा जो बच्चे कुछ एडवांस चलते हैं, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मीन, यानी एक सिंपल समझो एवरेज। इसका हमें क्या करना है, एवरेज लेना है, इस लेंथ को, ये वाली जो लेंथ है और इसको, इन दोनों को हमने क्या किया, ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया। इसको मान लेते हैं मैं x है, इसको मैं मान लेता हूं y है, तो मीन जो निकल के आएगा वो आएगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2। और कोई भी हमसे पूछेगा कि अर्थ की डिस्टेंस क्या है सन से, तो हम क्या बताएंगे, ये वाली, ये जो मीन निकल के आएगा एवरेज, ये एवरेज डिस्टेंस होगी जो हमें बताई जाएगी। अच्छा, कुछ टर्म्स में और क्लियर कर देता हूं, यहाँ पे वैसे तुम्हारे सिलेबस में नहीं है ये टर्म्स, लेकिन मजा आएगा, थोड़ा सा कर देता हूं मैं एक्सप्लेन। ये वाला जो टर्म, ये वाला जो पॉइंट है, इसके पाथ में इसका ये पूरा रास्ता है अर्थ का, इसमें कहीं पे ये पॉइंट आ गया जब ये अर्थ सन के सबसे ज्यादा पास है, सबसे ज्यादा नजदीक है अर्थ सन के, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पेरिजी। इस पॉइंट को हम बोलते हैं पेरिजी। अगर तुमने क्या कहते हैं, अर्थ नहीं, यहाँ पे कोई भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है, सैटेलाइट होती है ना हमारी, जो सैटेलाइट लॉन्च की जाती हैं, उनका भी ऑर्बिट का शेप यही होता है। कोई भी अगर हेवनली बॉडी स्पेस में ऑर्बिट कर रही होगी तो यही शेप होगा। यहाँ पे फिर हमारी अर्थ आ जाएगी सेंटर पे, और सैटेलाइट का ऑर्बिट इस तरीके से होगा। भाई ये शेप तुमने पहले भी देखी होगी कहीं ना कहीं, इसरो की मंगलयान देखा है ना, मंगलयान लॉन्चिंग देखी थी ना, नहीं तो मिशन मंगल पिक्चर तो देखी होगी, नहीं तो मेरा वीडियो देखा होगा मंगलयान वाला, ठीक है, कुछ तो देखा होगा चंद्रयान वाला वीडियो, उसमें भी मैंने बताया था कि ऑर्बिट का शेप इस तरीके का होता है। उसमें क्या, अब इसरो क्या करता है,
ऑर्बिट को इसी शेप में यहां पे क्या किया, फायर किया, तो वो ऑर्बिट और दूर चला जाता है। ऐसा ही तो होता था ऑर्बिट का शेप, याद आया कुछ? तो वहां पे रॉकेट लॉन्चिंग वगैरह अगर तुमने देखी हो कभी, तो उसमें भी बोला जाता है कि अभी इसका पेरिजी की वैल्यू इतनी है, एपोजी की वैल्यू इतनी है। तो इस वाले पॉइंट को कहते हैं पेरिजी, जब कोई भी रिवॉल्व करने वाला ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर के सबसे ज्यादा पास हो, और इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं एपोजी। ठीक है, तो अब से अगर तुम रॉकेट वगैरह का लॉन्च देखोगे तो इन टर्म्स का मतलब समझ में आ जाएगा कि ये टर्म्स जब लिखी हुई आती है वहां पे, तब इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, अच्छा, इस वाली जो ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, इसको हम बोलते हैं, हाँ तो पता नहीं कैसे कैमरा ऑफ हो गया था अपने आप। क्या बता था, एपोएप्सिस। ठीक है, इसको इस तरीके से पेरिएप्सिस हो गया। और क्या बता रहा था मैं, हाँ, ये जो केपलर्स लॉ है, ये ऐसा नहीं है कि अर्थ और सन पे लगे, हर ऑब्जेक्ट पे, जितने भी प्लेनेट है हमारे, या फिर सैटेलाइट जो प्लेनेट को ऑर्बिट कर रहे होते हैं, हमारा मून हम यहाँ पे ले लें, अर्थ को हम यहाँ पे ले लें, या फिर मून को हम यहाँ ले लें, चंद्रयान 2 को यहाँ ले लें, चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है, जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, सब पे केपलर्स लॉ लगते हैं अभी भी। ये वाला लॉ तो अभी भी लगता है कि इलिप्टिकल शेप होती है ऑर्बिट की, और क्या होता है साथ में एक फोकाई पे उसका सेंटर होता है, जिस ऑर्बिट जिस ऑब्जेक्ट को कर रहा होता है। फर्स्ट लॉ तो हमारा यही है केपलर का। ठीक है, दूसरे लॉ की बात करें, अब अपनी लैंग्वेज में लिख लेना इसको, जिस तरीके से भी समझ में आए, अपनी लैंग्वेज जो समझ में आए। मैंने बताया था कि नोट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, अगर वो वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है 9th क्लास के लिए, वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और आई बटन पे भी। अच्छा, तो दूसरा लॉ इन्होंने ये बताया था कि अर्थ और सन को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है, ये जो लाइन है जो अर्थ और सन को ज्वाइन कर रही है, ये वाली छोटी वाली हो चाहे बड़ी वाली हो, ये इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वीप करती है। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वीप करती है। मतलब अर्थ मान लेते हैं, यहां से हटाओ अर्थ को, यहां पे थी हमारी अर्थ। ठीक है, यहां पे हमारी अर्थ थी, और मान लेते हैं 10 दिन बाद, 10 दिन बाद क्या हुआ, अर्थ हमारी यहां से, अर्थ मूव तो कर रही है, अर्थ तो रिवॉल्व कर रही है, अब अर्थ यहां तो रहेगी नहीं। 10 दिन बाद क्या हुआ, अर्थ हमारी आ गई यहां पे, अर्थ हमारी 10 दिन बाद यहां पे आ गई। यहां से यहां तक आने में इसको कितना टाइम लगा, 10 दिन लग गए, 10 डेज लग गए इसको, अर्थ को यहां से यहां तक आने में। तो इसने ये जो एरिया, ये जो स्वीप किया है, ये वाला एरिया जो इन दोनों लाइंस के बीच का जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाला जो एरिया है, ये इसने 10 दिन में यहां पे जो कवर किया है। तो अगर अर्थ मान लेते हैं कभी घूम के अर्थ, अब घूम के अर्थ आई यहां पे आ गई अर्थ, अब यहां पे जब अर्थ आ गई, तो 10 दिन बाद जब इसको ऑब्जर्व किया गया, 10 दिन बाद ये अर्थ पहुंच गई कि यहां, क्योंकि भाई देखो ये वाला रास्ता लंबा है, ये वाला रास्ता लंबा है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कवर करने में ज्यादा टाइम लगेगा। यहाँ रास्ता छोटा सा, यहाँ पे जल्दी से इधर आ गई अर्थ, मतलब यहाँ तो बहुत दूर से चल के इधर आई, यहाँ पे जल्दी से खटाक से इधर घूम के आ गई। ठीक है, अब 10 दिन बाद यहीं पे इसको, यहाँ पे भी 10 दिन लग गए यहां से यहां तक आने में। तो ये जो एरिया, अब ये वाला जो एरिया बना, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों इक्वल होंगे, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों इक्वल होंगे। इक्वल टाइम इंटरवल में अर्थ और सन को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो इक्वल एरिया स्वीप करती है, चाहे वो यहां पे एरिया स्वीप किया हो चाहे इधर की तरफ एरिया स्वीप किया हो। अगर टाइम इंटरवल इक्वल है, जो कि 10 डेज का हमने इक्वल लिया है इस एग्जांपल में, तो एरिया जो स्वीप किया होगा इसने वो इक्वल होगा, चाहे वो कहीं पे भी हो सकता है अर्थ कभी यहां पे रही हो और 10 दिन बाद वो पहुंच गई यहां पे। ठीक है, तो ये जो एरिया होगा, यहां से यहां तक पहुंचने में कितना लगा, 10 दिन लग गए। ये वाला जो एरिया, अब ये तीनों एरिया बराबर है, क्यों, क्योंकि टाइम इंटरवल बराबर है।
10 दिन का ही टाइम लगा इसको अर्थ को अपनी पोजीशन चेंज करने में। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वीप करेगी वो लाइन जो कि सन को और अर्थ को ज्वाइन कर रही होगी। यही है हमारा सेकंड लॉ ऑफ केपलर। थर्ड लॉ की बात करते हैं हम। इस डायग्राम को मुझे इरेज ही करना पड़ेगा क्योंकि अब मैं इसको हाथ से साफ नहीं करने वाला। दोबारा बनाते हैं डायग्राम, ठीक है। डायग्राम को दोबारा बनाते हैं। ये हमारा सन है यहाँ पे, ठीक है, और अर्थ कहीं पे मूव कर रही है, ठीक है। अर्थ यहाँ पे मूव कर रही है हमारी ऑर्बिट में, अपने में रिवॉल्व कर रही है सन को। अच्छा, अब इसकी एक जो मैंने डिस्टेंस बताया था, जो मैंने मीन बताया था, एवरेज डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस। तो केपलर का थर्ड लॉ जो है वो ये कहता है कि अर्थ का जो एवरेज डिस्टेंस है, जो अर्थ कवर कर रही है, एवरेज डिस्टेंस, अर्थ कवर नहीं करी, सॉरी, अर्थ का जो सन से डिस्टेंस का एवरेज है, क्योंकि अर्थ कभी तो यहाँ पे है, दूर है सन से, कभी पास है। इनका मैं बताया था ना, इनका एवरेज लेते हैं, जो कि हम डिस्टेंस किसी को भी बताते हैं तो वो एवरेज होता है, उसको मैंने क्या बताया था, आर। केपलर्स थर्ड लॉ ये कि अगर हम इस आर का क्यूब कर दें, उस एवरेज डिस्टेंस का क्यूब कर दें, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अर्थ के टाइम पीरियड के स्क्वायर के। अर्थ के टाइम पीरियड का जो स्क्वायर, टाइम पीरियड मतलब 365 डेज, जो अर्थ का टाइम पीरियड है, अर्थ का ही नहीं, ये तो मैंने इस एग्जांपल को ले लिया है। यहाँ पे मान लेते हैं कुछ और भी होता है, ये हमारा मून है और ये हमारा चंद्रयान 2 मान लेते हैं, ये मार्स है या ये हमारा मंगलयान है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये हमारा मून है और ये चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर है। तो इसका जो मीन डिस्टेंस होगा, मीन डिस्टेंस मतलब मून की और चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर का जो डिस्टेंस का एवरेज निकालेंगे, उसका हम क्यूब कर दें, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके टाइम पीरियड के, उसके टाइम पीरियड के स्क्वायर के, टाइम पीरियड के नहीं, टाइम पीरियड का स्क्वायर। मतलब इस चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर का जो टाइम पीरियड होगा, जिस टाइम में एक चक्कर पूरा करता होगा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये। बात यहां पे खत्म नहीं होती, बात यहां पे खत्म नहीं होगी, बात कहां पे खत्म होगी, अगर, अच्छा मैंने बताया था प्रोपोर्शनलिटी को जब मुझे इक्वालिटी में चेंज करना होता है तब क्या होता है, कांस्टेंट आता है। ये हम बहुत बार देख चुके हैं। आर क्यूब इज इक्वल टू, अगर मुझे यहाँ पे करना है, यहाँ पे मैंने मान लिया एक सी, एक कांस्टेंट लगा दिया। सी क्या एक कांस्टेंट है जो कि मैंने अपनी तरफ से एक सिंबल यूज कर दिया है। ये क्वेश्चन हो जाएगी, प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सी कांस्टेंट लगा दिया, ठीक है। कांस्टेंट नंबर होगा, एक फिक्स्ड वैल्यू। अच्छा, अगर मैं टी स्क्वायर को इधर ले आऊं तो क्या बना, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। ये चीज समझ में आई। चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी, अगर वो स्पेस में इस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट का रिवॉल्यूशन कर रहा है, किसी ऑब्जेक्ट के चक्कर लगा रहा है, चाहे वो मार्स सन का चक्कर लगा रहा हो, मंगलयान मार्स का चक्कर लगा रहा हो, फोबोस मार्स का चक्कर लगा रहा हो, एनसेलेडस जो सैटर्न का मून है वो सैटर्न का चक्कर लगा रहा हो, सब पे ये लॉ काम करेगा। क्या है, अगर हम उसके मीन डिस्टेंस का क्यूब करें और उसको क्या करें, उसके टाइम पीरियड से डिवाइड करें, तो हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर आएगा, एक फिक्स्ड नंबर आएगा हमारे पास, और वो नंबर सबके लिए सेम होगा, वो कांस्टेंट है। एक चीज समझ में आई, मतलब मान लो हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है और ये मून है हमारा, ये अर्थ है, ये मून है। इसके लिए मैंने निकाला अर्थ का जो मून से डिस्टेंस है उसको मैं मान लेता हूं r1, ठीक है, और उसका टाइम पीरियड है मान लेता हूं t1। अर्थ का, मून का जो चक्कर लगाने का टाइम पीरियड कितना है, 28 डेज का है, ठीक है। इसका मैंने कर दिया क्यूब, इसका मैंने कर दिया स्क्वायर, तो यहां पे आया कांस्टेंट, ठीक है। वहीं पे मैं गया मार्स पे, अब ये मार्स है हमारा, ये हमारा क्या है, मंगलयान है। इसके लिए मैंने मान लिया R2 है जो उसका मीन डिस्टेंस है मार्स के सरफेस से, और टाइम पीरियड है T2। इसका मैंने जब क्यूब किया, इसका स्क्वायर किया, तो ये भी वही कांस्टेंट है। मतलब अगर यहाँ पे मैं मान लेता हूं, यहाँ पे अगर 3 आ रही थी इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे भी 3 है। मतलब एक कांस्टेंट, एक फिक्स्ड नंबर है, वो हर किसी पे काम कर रहा है, सबके लिए वो नंबर सेम है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो यही है हमारा थर्ड लॉ ऑफ केपलर। यही 3 लॉज हैं, समराइज कर देता हूं तीनों लॉज को। पहला लॉ क्या था कि
प्लैनेट्स का जो हेवनली बॉडी का उनका ऑर्बिट क्या होता है, एलिप्टिकल शेप का होता है, और जो जिसका वो ऑर्बिट कर रहे थे वो एक फोकाई पे होता है। दूसरा लॉ क्या था, दूसरा लॉ ये था कि जो लाइन होती है जो कि इसको और इसको ज्वाइन करती है वो इक्वल टाइम पीरियड में इक्वल एरिया स्वीप कर रही होती है, ठीक है। तीसरा क्या है, इसका जो एवरेज डिस्टेंस है आर क्यूब, आर जो है उसका अगर मैं क्यूब कर दूं और इसका टाइम पीरियड जो है उसका मैं स्क्वायर कर दूं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे आपस में। फिर मैंने क्या किया, इक्वालिटी हटाने के लिए कांस्टेंट आएगा यहाँ पे, यानी फिर मैं अगर टी स्क्वायर को इधर ले आऊं तो ये वैल्यू जो है कांस्टेंट वैल्यू आएगी। ये वाला थर्ड वाला लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पे हमारी। अब एक और पॉइंट है, न्यूटन को जो इनवर्स स्क्वायर लॉ का जो आइडिया आया था, इनवर्स स्क्वायर लॉ कि फोर्स जो होती है ग्रेविटेशनल वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर स्क्वायर के। तो वो आइडिया कहां से आया था, वो आइडिया यहीं से आया था, इन्हीं तीनों लॉज को यूज करके उनको वो आइडिया आया था। देखते हैं किस तरीके से। ये वाला याद रखना पॉइंट कि आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर कांस्टेंट होता है, इसका भी हम यूज करेंगे। अब देखते हैं कि न्यूटन ने इनवर्स स्क्वायर लॉ को डेराइव कैसे किया था। उसके लिए एक और फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला और बताना है मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स का। सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर अपॉन आर। यहां पे m क्या है, उस ऑब्जेक्ट का मास है जो कि मूव कर रहा है, हाँ उस ऑब्जेक्ट का मास है जो कि सेंटर में है, ठीक है। v स्क्वायर क्या है, v स्क्वायर क्या है, उस जो ऑब्जेक्ट रोटेट कर रिवॉल्व कर रहा है उसकी स्पीड है। स्पीड वैसे हम वेलोसिटी ले सकते हैं लेकिन वेलोसिटी का हमें मैग्नीट्यूड रखना है इसमें, भाई कैलकुलेशन में डायरेक्शन तो रखेंगे नहीं, मैग्नीट्यूड चाहिए तो उसको स्पीड ही बोल लो और कांस्टेंट रहेगी वो। mv स्क्वायर और r क्या है उसका डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस, एवरेज मीन डिस्टेंस जो है, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, ये है सेंट्रीपिटल फोर्स। फोर्स अगर कोई पूछे कौन सी फोर्स है तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। अच्छा अब देखो, अगर तो किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो, सन हो, अर्थ हो, मार्स हो, मून हो, कुछ भी हो, मास तो उसका हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मास किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ एटम्स पे, वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो यानी मास अगर कांस्टेंट है तो अगर मैं मास को हटा दूं तो क्या ये रिलेशन इस तरीके से बन जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर अपॉन r। क्या इस तरीके से बना सकता हूं, क्योंकि प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो कांस्टेंट को जब हम हटाएंगे तो हम प्रोपोर्शनल लगा देंगे, ठीक है। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v स्क्वायर अपॉन r के, ये इतनी चीज समझ में आई यहां तक। अब देखो एक और चीज, v की वैल्यू अगर मैं निकालूं, v क्या है उसकी स्पीड, स्पीड क्या होती है अगर कोई ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा होता है, 2 पाई r डिवाइडेड बाय उसका टाइम पीरियड, उसका टाइम पीरियड जो भी रहा होगा ये होती है उसकी स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट की। अच्छा यहां से क्या है, 2 पाई दिख रहा है, 2 पाई जो है ये 2 पाई भी तो हमारा कांस्टेंट है, 2 हमारा कांस्टेंट एक नंबर है और पाई भी हमारा एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 22/7, तो ये भी कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को अगर मैं हटाऊंगा तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा r अपॉन t के, v हमारा आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया किसके, r अपॉन t के। अच्छा अब मैं करता हूं इसका स्क्वायर, यहां पे मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूं तो क्या बनेगा, v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर, v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर। यहां पे ये मैंने किया। अच्छा अब यहां पे मुझे एक नया फॉर्मूला मिला, v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर के। अब मैं क्या करता हूं, इसमें r से मल्टीप्लाई और r से ही डिवाइड कर देता हूं, r डिवाइडेड बाय r 1 हो जाएगा। उस मतलब इस तरीके से हम कर सकते हैं ना कैलकुलेशन में, किसी एक फिक्स नंबर से उसी से मल्टीप्लाई कर दिया, उसी से डिवाइड कर दिया। ऊपर देखो ऊपर क्या हो गया, यहाँ पे v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r इंटू आर स्क्वायर, ये हो गया r का क्यूब, ये हो गया r का क्यूब, और नीचे क्या हो गया t स्क्वायर इंटू 1/r रह गया। इस r का तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये r क्यूब हो गया, यहाँ पे 1/r रह गया, यहाँ पे t स्क्वायर रह गया। अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने एक बात पढ़ी थी, ये जो क्वांटिटी बन के आई ये क्वांटिटी है हमारी कांस्टेंट, r क्यूब अपॉन t स्क्वायर, ये तो हमारा कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को हम हटा सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी लगी हो तो प्रोपोर्शनलिटी लगाने के लिए हम कांस्टेंट को हटा सकते हैं।
तो v स्क्वायर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, 1 बाय आर के, 1 बाय आर के प्रोपोर्शनल आया v स्क्वायर हमारा, ठीक है। इसको हमने हटा दिया और प्रोपोर्शनलिटी पहले से लगी हुई थी, उससे हमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी पड़ी। इस चीज को अगर मैं यहां पे लिख दूं, इस बात को मैं इस वाले फॉर्मूले में लिख दूं, तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v स्क्वायर की जगह मैं लिखूंगा 1 बाय आर और डिवाइड में एक r पहले से है इनटू r, तो यहां से f जो आया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया 1 बाय आर स्क्वायर के, यहीं से डेराइव हो गया हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ। फोर्स जो है वो r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये बात यहीं से डेराइव हुई। हमने क्या किया, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लगा F इज टू mv स्क्वायर अपॉन r। इसमें हमने देखा कि मास तो कांस्टेंट है, मास को हटा तो प्रोपोर्शनलिटी लगाई, यहाँ पे ये बात हमने यहीं पे छोड़ दी। अच्छा अब हमने लगाया इस v के लिए स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r अपॉन t, 2 पाई r अपॉन t। यहाँ पे 2 पाई हमारा कांस्टेंट था, तो इसको हटा के हमने प्रोपोर्शनलिटी लगा दी। फिर हमने क्या किया, दोनों ही साइड का स्क्वायर कर दिया, दोनों ही साइड का स्क्वायर करके फिर हमारे पास आया था ये, यहाँ पे ये आ गया v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर। फिर इसमें हमने r से मल्टीप्लाई और r से ही डिवाइड किया, तब क्या हुआ, यहाँ पे ऊपर तो r क्यूब हो गया, नीचे हमने t स्क्वायर लिख के 1 अपॉन r को एज इट इज छोड़ दिया। फिर केपलर्स थर्ड लॉ ने हमको बताया था कि ये चीज तो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हमने हटा दिया, प्रोपोर्शनलिटी लगी हुई थी, तो v स्क्वायर जो प्रोपोर्शनल आया 1 बाय r के प्रोपोर्शनल आ गया, r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इस वैल्यू को हमने यहां पुट कर दिया v स्क्वायर की, तो v स्क्वायर की जगह 1 बाय r रखा और डिवाइड में एक r पहले से था, तो ये r इनटू r नीचे r स्क्वायर हो गया, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r स्क्वायर, या फिर हम कह लें f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो यहीं से इनवर्स स्क्वायर लॉ को हमने डेराइव कर लिया। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, लेंथी ज्यादा हो गया ये टॉपिक। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्री फॉल, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और उसमें मैं तुमको एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट भी दिखाऊंगा। फ्री फॉल का एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा, जो कि कहां से कंडक्ट कराया गया था, नासा ने कंडक्ट कराया था, तो वो एक्सपेरिमेंट भी मैं दिखाऊंगा, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इस टॉपिक को थोड़ा, इस वीडियो को मैं रेकमेंड करूंगा, इस वीडियो को एक बार नहीं कम से कम 2-3 बार देखो इस वीडियो को। उससे क्या होगा, ये टॉपिक, क्योंकि इसमें कई सारे एडवांस टॉपिक हैं जो कि पहले कभी नहीं पढ़े थे। केपलर्स लॉ बिल्कुल नए हैं और कई टाइप के फॉर्मूले आए हैं, ये सेंट्रीपिटल फोर्स भी नया आइडिया है, ये भी हमने पहले कभी नहीं पढ़ा था। तो ये टॉपिक हो सकता है ये वीडियो एक बार देखने में समझ में ना आए, लेकिन कई बार रिपीटेडली देखने में ये समझ में आ जाएगा, वीडियो सबको समझ में आएगा, सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ का जो डेरिवेशन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा ज्यादा, इसके बीच में से कहीं से कोई क्वेश्चन आ सकता है। केपलर लॉ जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए तो है ही, जो स्कूल के एग्जाम है उनके लिए तो होंगे ही, साथ में क्या है कॉम्पिटिटिव के लिए मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला आ सकता है, इस फॉर्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और केपलर्स लॉ इंपॉर्टेंट थे आज के वीडियो से। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं।